एग्जाम क्लासेस देखिए करंट अफेयर की फरवरी का थर्ड वीक के लिए क्या क्या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये करंट अफेयर आपका सीएपीएफ हो, सीडीएस हो या कोई स्टेट पीसीएस हो या एसएससी कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बड़ा ही काम का होगा। तो थर्ड वीक ऑफ फरवरी में क्या क्या एग्जाम का हमारे लिए काम का है उसको देख लेते हैं। देखिए हाल ही में खबरों में क्या रहा कि तेलंगाना में दोस्तों क्या होता है, एक विलेज है मेदाराम विलेज। तो ये तेलंगाना में, इसमें यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक यात्रा निकाली जाती है जैसे जगन्नाथ यात्रा दोस्तों आप सभी जानते हैं पुरी में होता है उड़ीसा में। ऐसे यहाँ पे क्या निकाली जाती है दोस्तों, यात्रा निकाली जाती है जो कि बाई ईयर है, मतलब 2 साल में एक बार निकाली जाती है। समक्का सरलम्मा इस यात्रा का नाम है, जो कि तेलंगाना के मेदाराम में होता है। तो दोस्तों क्या करता है इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोस्तों इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की दोस्तों क्या करी है, हेल्प करी है, ग्रांट दी है तेलंगाना की सरकार को। ये समक्का सरलम्मा यात्रा दोस्तों जो यात्रा निकाली जाती है ये होती किसके उसमें है। देखिए दोस्तों आदिवासी जो भगवान होते हैं उनकी जो गॉडेस होती हैं उनकी एक यात्रा होती है जिसमें मेनली जो आदिवासी लोग होते हैं वो मनाते हैं, और वो उनके क्या करते हैं, वो उसमें ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से एक माँ और एक बेटी ने क्या कर गई थी, वो कि एक अन्याय के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी एक राजा के खिलाफ। इसमें क्या दिखाया जाता है, इस यात्रा में दोस्तों मेनली ये मैसेज दिया जाता है कि अगर अन्याय है तो अन्याय के खिलाफ किस तरीके से एक माँ और बेटी ने उस राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये दोस्तों क्या है, एक तरह से आदिवासी जो समुदाय के लोग होते हैं, ट्राइबल जो लोग होते हैं उनके ये एक त्योहार होता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस त्योहार को मनाते समय किसी भी तरह का कोई वैदिक रिचुअल या कोई ब्राह्मणिक इन्फ्लुएंस नहीं होता, मतलब जो इस तरह की कोई रिचुअल नहीं होता जो कि वेदों में लिखा हुआ है, ऐसा कोई रिचुअल इसमें नहीं होता है। बस आपके लिए जानने लायक ये है खबर के सम्मक्का सरलम्मा जो यात्रा है या जो फेयर है वो कहाँ लगता है दोस्तों, वो तेलंगाना में लगता है मेनली। और इसका उद्देश्य क्या था मैंने बता दिया, कि इसके पीछे वजह क्या है मनाने की वो दोस्तों मैंने आपको बता दी। और ये कोई एक वैदिक जो है फेस्टिवल नहीं है। एक और खबर रही दोस्तों, देखिए आजकल एक और लस्सा या लैसा फीवर आप कह सकते हैं, ये यूके में एक आया है। इसमें क्या हुआ दोस्तों, एक पेशेंट की डेथ हो गई है। तो वो इंपॉर्टेंट खबर क्या है हमारे लिए कि इस वायरस की बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। दोस्तों देखिए ये जो इसका नाम आया है ये नाइजीरिया का एक टाउन है जहां फर्स्ट टाइम इसका कोई केस मिला था, उसी के नाम पर हम इसको लैसा फीवर कहते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि 1969 में फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर हो चुका था। और ये जो वायरस है ये एक आरएनए वायरस है, जैसे हमारा कोविड 19 एक वायरस है, आरएनए वायरस है। ये भी दोस्तों एक आरएनए वायरस है, और ये कौन सी फैमिली का है, एरेना विराडे। ये एरेना विराडे फैमिली से बिलोंग करता है, और ये मेनली वेस्ट अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, कौन कौन सी दोस्तों, बेनाइन, घाना, गुनिया, लाइबेरिया, माली, सेरा लियोन, टोगो एंड नाइजीरिया, इन कंट्री में दोस्तों ये स्प्रेड कर गया है। यहाँ पर यूके में भी इसका केस मिला और उसकी पर्सन की डेथ हो गई। इसके बारे में थोड़ी सी और बेसिक बातें जान लेते हैं दोस्तों। देखिए ये मेनली ह्यूमन इससे कैसे इन्फेक्ट होते हैं, ह्यूमन इससे इन्फेक्ट होते हैं, इसका जो कैरियर है वायरस का दोस्तों वो एक तरह का रेट है, मेसोटोमी रेट। ये रेट क्या करता है दोस्तों, इस वायरस को स्प्रेड करता है। अगर ह्यूमन बीइंग किसी ऐसी किसी खाने के या किसी ऐसे चीज के कांटेक्ट में आते हैं जिसको इस रेट ने इन्फेक्ट किया है, तो ह्यूमन बीइंग इनडायरेक्टली क्या हो सकता है दोस्तों, इस वायरस से इन्फेक्ट हो सकता है। और ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी दोस्तों ट्रांसमिट हो सकता है। अगर ह्यूमन कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके किसी बॉडी के फ्लूइड के अंदर अगर कांटेक्ट में आ जाता है, जैसे ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाए, या कोई भी ब्लड कोई भी बॉडी का फ्लूइड अगर कांटेक्ट हो जाता है, तो दोस्तों ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन हाँ, इसकी आप कह सकते हैं कि जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। दोस्तों जब आप सभी ने देखा होगा कोआला क्या चीज होती है दोस्तों, ये एक एनिमल होता है जो कि कहाँ मिलता है दोस्तों, मेनली आपको ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों ये एक मार्सुपियल एनिमल है। मार्सुपियल मतलब जिस तरीके से कंगारू होता है उसकी तरह से, जिस तरह से पाउच होता है जिसमें उसका बच्चा रहता है, ऐसे ही ये कोआला भी एक मार्सुपियल ही एनिमल है। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में था, और जब ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हुई थी तो बहुत बड़ी तादाद में इनकी डेथ हो गई जंगल में जलकर। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी क्या किया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने इसको क्या कर दिया है, अब एक एंडेंजर स्पीसीज डिक्लेयर कर दिया है अपने यहाँ पर। मेरी बात को इंपॉर्टेंस दीजिएगा, आईयूसीएन ने इसको एंडेंजर्ड की कैटेगरी में नहीं डाला है, बट ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ पर इसको अब एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखेगा, और उसको उसी तरह से इसको कंजर्व करने की, इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। मेनली जो ये लोग रहते हैं ये मेनली यूकलिप्टिस के जो पेड़ होता है दोस्तों उस पर निर्भर करते हैं अपनी डाइट के लिए, और उसी पर ये रहते भी हैं। तो दोस्तों ये क्या है, तो यूकलिप्टिस के पेड़ पर ही रहते हैं, और ये उसी पत्ती को, उसके पौधों को खाते हैं। कोआला, नाम याद रखेगा। देखिए इंडियन नेवी के लिए एक बड़ी अचीवमेंट रही। देखिए एक्सरसाइज मिलान, जो कि सबसे बड़ी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं।
और जो कि एक बाइएनियल एक्सरसाइज है दोस्तों। बाइएनियल मतलब 2 साल में एक बार होती है और इसको पहली बार 1995 में स्टार्ट किया गया था। तो इसमें दोस्तों बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें कौन-कौन कंट्री पार्टिसिपेट करने वाली हैं? इसमें दोस्तों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड और इसके अलावा दोस्तों क्या करने वाले हैं कि यूएस भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। पहली बार एक्सरसाइज मिलान हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसमें इस बार दोस्तों यूएस भी पार्टिसिपेट करने वाला है। और ये होने कहाँ वाली है दोस्तों? ये अंडमान एंड निकोबार जो कमांड है हमारी इंडियन नेवी की, जो अंडमान निकोबार कमांड होती है, जैसे नॉर्थ कमांड, वेस्ट कमांड, साउथ कमांड, इस तरह से अंडमान निकोबार कमांड इसको कराने वाली है दोस्तों निकोबार आइलैंड के आसपास। तो दोस्तों इसमें इस बार सारी क्वाड कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करने वाली हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और यूएसए दोस्तों पहली बार में पार्टिसिपेट करने वाला है। मिलान 2022 का आपको मैंने ये जानकारी दे दी है। देखिए दोस्तों, जब कभी कोई डॉक्टर पास आउट होता है, जब वो अपनी एमबीबीएस की डिग्री पास आउट करता है, तो उसको एक ओथ दिलाई जाती है, उसको शपथ लेनी होती है। उस शपथ को जो नाम है दोस्तों, वो हिप्पोक्रेटिक ओथ कहते हैं उसको। ये कोई जो ग्रीक फिलोसोफर या डॉक्टर होंगे जिनका मेडिसिन के लिए बहुत बड़ा योगदान है, इनके नाम की ये शपथ लेते हैं जब भी इनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। अब ये जो दोस्तों नेशनल मेडिकल कमीशन है, इसने क्या किया दोस्तों, इसने एक सजेशन दिया है कि हमारे जो भारत के जो प्राचीन भारत के जो महापुरुष रहे हैं, जिनको मेडिसिन के हम फादर ऑफ द इंडियन मेडिसिन भी कहते हैं, चरक जी, उनके नाम पर दोस्तों कहीं न कहीं चरक शपथ ली जाए, जिससे डॉक्टर में क्या हो दोस्तों, अपना जो इंडियन कल्चर है, जो अपनी इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री है, उसको कहीं न कहीं दोस्तों वो उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाएँगे। तो चरक शपथ का प्रपोज़ किया है दोस्तों नेशनल मेडिकल कमीशन ने हिप्पोक्रेटिक शपथ के स्थान पर। दोस्तों चरक संहिता क्या है दोस्तों? एक संस्कृत का एक बुक है जिसमें क्या करा गया है, इंडियन जो मेडिसिन है, जो आयुर्वेदा के बारे में जो ट्रेडिशनल नॉलेज है कि उससे आप कैसे डिजीज को क्योर कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और दोस्तों चरक जी को फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी खबरें मैं आज के आपके सामने रहा है। देखिए एक दोस्तों एक स्विफ्ट एक क्या है दोस्तों, इस स्विफ्ट के बारे में समझ लीजिए। इसका नाम है दोस्तों सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। मान लीजिए एक देश से दूसरे देश में अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो उन दोनों बैंकों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। स्विफ्ट एक बैंकिंग सिस्टम है दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इससे क्या होता है दोस्तों कि आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शेयर कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। ये 1973 में दोस्तों बनाया गया है और इसको लगभग ये बैंकों के द्वारा ही बनाया गया था। बहुत सारे देशों के बैंकों ने 15 कंट्रीज के 239 बैंक से मिलकर 1973 में ये बनाया गया, जिससे आप एक दूसरे से इंटरनेशनली जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो सकती हैं वो दोस्तों इजीली हो सकती हैं। अब ये दोस्तों क्या है, ये खबरों में क्यों रहा है कि दोस्तों यूएसए ने रशिया को ये थ्रेट किया है कि अगर आप यूक्रेन के साथ अपना टेंशन को खत्म नहीं करते हैं, तो हम आपको स्विफ्ट जो बैंकिंग सिस्टम है उससे दोस्तों क्या कर देंगे, आपको बाहर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए हमारे यहाँ एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसने दोस्तों क्या किया है, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किसके लिए दोस्तों? डीएनटी। डीएनटी के दोस्तों क्या होता है? डीएनटी दोस्तों डी नोटिफाइड ट्राइब होती है। देखिए मैं बताता हूँ डी नोटिफाइड ट्राइब क्या होती है। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश एरा में क्या होता था, कुछ ऐसे ट्राइबल लोग होते थे जो रिवोल्ट वगैरह करते थे, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज होते थे उनके अगेंस्ट वो अगर प्रोटेस्ट वगैरह करते थे, उनके अगेंस्ट अगर वो वायलेंट प्रोटेस्ट करते थे, तो ब्रिटिशर्स उस पूरी ट्राइब को दोस्तों क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर देता था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था दोस्तों 1871 के अंदर। 1871 में जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था उसके अंदर उस पूरी ट्राइब को दोस्तों क्या कर दिया, क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया। आजादी के बाद दोस्तों हमने 1947 में ही इस एक्ट को खत्म कर दिया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। कोई ऐसी कोई पूरी ट्राइब को आप कैसे क्रिमिनल कह सकते हैं? लेकिन दोस्तों हमने क्या कर दिया, एक 1947 में एक्ट लेके आ गए दोस्तों, हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट। तो वो जो ट्राइब थी जिनको हमने डी नोटिफाई किया, जिनको हमने उस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से बाहर किया, उन ट्राइब को हम कहते हैं डी नोटिफाइड ट्राइब। तो ऐसी ट्राइब को ही दोस्तों उनके डेवलपमेंट के लिए या उनको किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको इकोनॉमिकली एम्पावर करें, उनको कैसे-कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइवलीहुड प्रोवाइड कराएँ इकोनॉमिकली। तो दोस्तों उसी के लिए क्या है ये स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर डीनोटिफाइड ट्राइब, सीड जिसे कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आप समझते हैं कि नेशनल कमीशन जो बना था, नेशनल कमीशन फॉर डीनोटिफाइड ट्राइब, इसके चेयरमैन थे दोस्तों श्री भीखू राम जी इदते। इदाते कमीशन आपसे पूछ सकता है किससे संबंधित है दोस्तों, ये डीनोटिफाइड ट्राइब था। और इस कमीशन ने ही दोस्तों सिफारिश किया था कि क्या किया जाए कि डिनोटिफाइड ट्राइब को डेवलप करने के लिए क्या किया जाए, एक वेलफेयर बोर्ड बनाना चाहिए। और वो वेलफेयर बोर्ड 2019 में बनाया भी गया डिनोटिफाइड ट्राइब के लिए। अब दोस्तों ये जो सीड स्कीम है, इसमें क्या करने हैं दोस्तों हम कि हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे फाइनेंशियली, उनको कुछ रुपए देंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि 200 करोड़ रुपए 5 साल में हमारा टारगेट है कि हम 200 करोड़ रुपीस
स्पेंड करेंगे डिनोटिफाइड ट्राइब के ऊपर फ्रॉम 2021 टू 2025 तक। तो दोस्तों ये आपको उनको हेल्थ का इंश्योरेंस कैसे दिया जाए, उनकी लाइवलीहुड को कैसे अच्छा किया जाए, उनको हाउस कैसे पक्के कराए जाए, कंस्ट्रक्शन हाउस उनको कैसे दिए जाए, ये दोस्तों आप देखिएगा सीड स्कीम किसकी है, आपको ये याद रहना चाहिए। दूसरा देखिए दोस्तों, अभी अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया दोस्तों, इनोग्रेट किया है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ये वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको इनोग्रेट किया है, ये दोस्तों इस समिट को जो कौन ऑर्गेनाइज कराता है दोस्तों, टेरी कराता है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी। तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो समिट है 2022, इसकी थीम याद रखिएगा, टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लेनेट एंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। बड़ी लंबी सी है लेकिन आपको याद रख सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। क्या है, टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लेनेट, टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लेनेट एंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। तो दोस्तों इसका उद्देश्य यही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर पाए, कैसे कैसे डेवलपमेंट जो होना चाहिए हमारा कैसे सस्टेनेबल होना चाहिए। तो दोस्तों ये 2001 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको 20 साल हो चुके हैं। तो ये दोस्तों क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट है। कौन कराता है इसको, टेरी कराता है। देखिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, एक 100 साल से भी ज्यादा पुराना एक नाटक था, एक प्ले था जिसका नाम था चिंतामणि पद्य नाटकम। इसको दोस्तों अपने यहाँ पे आंध्र प्रदेश में बैन कर दिया है। कंट्रोवर्सी कुछ रही है इसके ऊपर, वो हमारे काम की नहीं है, बट चिंतामणि पद्य नाटकम एक प्ले था जिसको आंध्र प्रदेश की सरकार ने बैन किया है। 1920 में लिखा गया था, कलाकुरी नारायण राव इन्होंने लिखा था। इनका दूसरा नाम कलाकरी नारायण राव को महाकवि भी कहते थे। बस दोस्तों यही है। तो दोस्तों इसमें है क्या, वैसे ही थोड़ा डिवोटी है, लॉर्ड कृष्णा की डिवोटीज के बारे में ही है। तो भजन वगैरह का गाकर आप कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, इसमें यही है। बट आंध्र प्रदेश ने ये दोस्तों क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। दोस्तों देखिए आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम चलता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष का दोस्तों फेज 4 चल रहा है, 4.0। और इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग अनवैक्सीनेटेड रह गए हैं, जिनके वैक्सीन नहीं लगी है किसी भी तरह की, जो दोस्तों देखिए इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि दोस्तों बहुत सारी तरह की वैक्सीन लगाई जाती है बच्चों के, जिससे डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों से बचपने से ही वो बच जाएं। तो जैसे डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस, पोलियो, और बहुत सारी वैक्सीन होती हैं दोस्तों। तो न्यूमोनिया की वैक्सीन होती है। तो इस तरह की वैक्सीन को जो लोग अभी तक रह गए हैं, जिन पर नहीं लग पाई है, अब उनके लिए फेज 4 चलाया गया है। लगभग ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें हम इनको क्या करने वाले हैं। अब हमारा टारगेट ये है कि हम इसको कंप्लीट कर जाएं। और नेशनल फैमिली सर्वे ने भी बताया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी कवरेज से बाहर रह गए हैं, तो उनके लिए दोस्तों क्या करा जा रहा है, ये इम्यूनाइजेशन का फेज 4 चलाया जा रहा है। 14 फरवरी की डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। मोर देन 120 कंट्रीज में मनाया गया। इस बार ये 14 फरवरी को बनाया गया है, हर बार नहीं बनाया जाता है। इसका पर्पस क्या है दोस्तों, कि एपिलेप्सी जो कि एक न्यूरल डिजीज है, जो कि बीमारी है, उसको क्या करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयर करें। ये दोस्तों हर फरवरी के सेकंड मंडे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार ये 14 फरवरी को किया गया है। दोस्तों होता क्या है ये, किस किस में से कौन कौन इसमें ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एपिलेप्सी एंड द इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी, ये कर रहा है दोस्तों। भारत सरकार ने एक अपना ऑब्जेक्टिव नई स्कीम चलाई जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2027 तक ये होगा। और इसमें ज्यादा से ज्यादा एडल्ट एजुकेशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसको कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके अंडर लेके आए, ये उसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, क्रिटिकल लाइफ स्किल लोगों में कैसे हो, कि उनकी स्किल्स कैसे बढ़ाई जाए, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी किस तरीके से लोगों को बढ़ाई जाए, वोकेशनल स्किल मतलब दोस्तों कुछ ऐसी जिससे वो एम्प्लॉयमेंट पा सके, कोई ऐसी काम जिससे वो अपना एम्प्लॉयमेंट कर सके। बेसिक एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जाए, और कंटिन्यूइंग एजुकेशन, साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन को करा जाए। तो दोस्तों ये था न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2022 से 27 फाइनेंशियल ईयर है, याद रखिएगा, इसका पर्पस यही था। आप देखिए एक और पर्सनैलिटी खबरों में रही है, एक बहुत ही प्रोमिनेंट कर्नाटका के दोस्तों लिटरेचर राइटर थे, बहुत अच्छे फेमस राइटर, चन्नावीरा कनावी। इनकी दोस्तों क्या हो गई है, डेथ हो गई है। इनका दूसरा नाम समन्वय कवि था, या दूसरा नाम पोएट ऑफ रिकंसिलिएशन था। तो पोएट ऑफ ब्यूटीफुल लाइट भी इनको कहते थे। इनका नाम दोस्तों क्या है, चन्नावीरा कनवी, या समन्वय कवि, या चेम्बेला कीना कवि। तो दोस्तों इनकी ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका से। दोस्तों इनकी क्या हुई है, डेथ हो गई है। देखिए आप सभी जानते हैं नारकोटिक्स एंड कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी होती है। दोस्तों एनसीबी का काम होता है कि इंडिया में कैसे ड्रग या ट्रैफिकिंग को, या जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसको कैसे कैसे रोका जाए। तो ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए दोस्तों डार्क एथोन मतलब दोस्तों डार्क नेट आप सभी जानते हैं, जहां पर इलीगल काम कुछ इस तरीके से होते हैं, जो कि सर्वर्स के एक्सेस कुछ सीक्रेटली जो डार्क नेट के थ्रू लोग सर्वर करते हैं, सर्फिंग करते हैं,
उस पर कैसे हम ड्रग ट्रैफिकिंग, अगर डार्क नेट के थ्रू कोई ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है तो उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोकें, उसके लिए दोस्तों क्या है डार्क हैथॉन चलाया गया है। इसमें दोस्तों क्या है, जो स्टूडेंट है, यूथ है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, जिनको अच्छी नॉलेज है हैकिंग की या जो डार्क नेट को एक्सेस करना जानते हैं, उनसे दोस्तों क्या की जाएगी, उनसे हेल्प ली जाएगी और एक्सपर्ट लोगों की जो है राय लेकर दोस्तों इसको डार्क हैथन को चलाया गया है। दोस्तों ये 15 फरवरी से चलेगा और ये 22 अप्रैल तक चलेगा। ऐसे कोई लोग होंगे जिनका बहुत अच्छी डार्क हैथॉन में परफॉर्म करेंगे इस प्रोग्राम में, उनको दोस्तों प्राइज भी दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये देखिए ये साउथ अमेरिका का मैप है। ये अगर आप देखना चाहें, यहाँ ये साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका का दिस इज अर्जेंटीना, दिस इज चिली, दिस इज उरुग्वे और दोस्तों ये फोकलैंड आइलैंड है। इस पर क्लेम अर्जेंटीना भी अपना बताता है और इस पर दोस्तों यूके भी अपना क्लेम कहता है। तो चाइना ने अभी कुछ ये कहा है कि हम अर्जेंटीना को सपोर्ट करते हैं, कि हम अर्जेंटीना को सपोर्ट करते हैं कि फोकलैंड आइलैंड अर्जेंटीना का ही पार्ट है। तो दोस्तों इस वजह से क्या हुआ, यूके ने थोड़ी अपनी नाराजगी दिखाई है दोस्तों चाइना से। तो फॉकलैंड आइलैंड दोस्तों साउथ अमेरिका में है और इधर आप जानते हैं दोस्तों कौन सा, ये सब अटलांटिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है दोस्तों। तो अर्जेंटीना दोस्तों क्या है, ये साउथ अमेरिका का पार्ट है। देखिए दोस्तों एक और चीज मैं बता देता हूँ, देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लगभग 7 साल हो चुके हैं, 2015 में ये स्कीम आई थी। अब इसमें क्या किया गया है दोस्तों, अब इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस किया जाए, उसके लिए एक कैंपेन चलाया गया है, ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी फसलों का इंश्योरेंस कराएं, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये कैंपेन चलाया गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स दोस्तों आजकल काफी खबरों में रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे स्कीम चलाई है जो आपके लिए करंट अफेयर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते दोस्तों आरपीएफ का ही एक प्रोग्राम है। इसमें क्या है दोस्तों, ऐसे 1000 से ज्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, जो लोग कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से बिछड़ गए थे, खो गए थे। ऐसे ही लोगों को उनकी फैमिली के पास दोबारा भेजने के लिए ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते दोस्तों क्या करा गया है, ये चलाया गया है। एक और दोस्तों है ऑपरेशन महिला सुरक्षा, ये भी दोस्तों क्या है, ये भी आरपीएफ का है। जैसे ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स की सिक्योरिटी कैसे हो पाए, जो वुमेन ट्रेवल करती है रेलवे में, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। मेरी सहेली स्क्वाड रेलवे में क्या करते हैं दोस्तों, कुछ हम फीमेल जो आरपीएफ की जो कांस्टेबल्स होती है, उनकी जो जवान होते हैं, उनकी पोस्टिंग की जाती है। दोस्तों एक और है ऑपरेशन मातृ शक्ति। ऑपरेशन मातृ शक्ति मतलब दोस्तों ये भी आरपीएफ का प्रोग्राम है। इसमें क्या है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है जो ट्रेवल कर रही है, अगर उनको किसी भी तरह की किसी फैसिलिटी की प्रोवाइड जरूरत पड़ती है ट्रेन में ट्रेवल करने समय, तो उसके लिए दोस्तों क्या है, ऑपरेशन मातृ शक्ति। मिशन जीवा रेखा दोस्तों, ये भी जीवन रेखा दोस्तों, ये भी क्या है, आरपीएफ का है। इसमें भी दोस्तों क्या करा जा रहा है कि दोस्तों किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा लोग आरपीएफ प्रोवाइड करा सकता है लोगों को उनकी लाइफ सपोर्ट। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ये भी दोस्तों यही है कि जो पैसेंजर है उनकी सेफ्टी की बात करी जाए। बिल गेट्स के लिए दोस्तों एक और खबर रही है, बिल गेट्स से रिलेटेड के बहुत बड़े आप जानते हैं, बहुत बड़े रिचर पर्सन है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। तो दोस्तों इनको क्या मिला है दोस्तों, इनको पाकिस्तान ने अपना जो अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, हिलाल पाकिस्तान। तो दोस्तों इन्होंने ये इसको दिया है, इनको इसलिए उद्देश्य के लिए दिया है क्योंकि आप सभी जानते हैं बिल गेट्स एक बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत बड़े एक सोशल वर्कर हैं। तो इन्होंने दोस्तों बहुत हेल्प करी है दुनिया में वैक्सीनेशन को ज्यादा से ज्यादा एनहांस करने के लिए। तो इन्होंने पाकिस्तान में बहुत बड़ा हेल्प किया थी, पाकिस्तान की पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये हिलाल पाकिस्तान अवार्ड इनको दिया जा रहा है। एक और इम्पोर्टेंट खबर, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहां पे इनोग्रेट किया है, इंदौर में किया है ये। और ये दोस्तों क्या होगा कि 18,000 किलोग्राम पर डे इसकी कैपेसिटी होगी और लगभग 400 बसेस आप एक सिटी में चला सकते हैं। इंदौर आप सभी जानते हैं कि क्लीनेस्ट सिटी तो है ही है, उसके लिए एक और बड़ी अचीवमेंट है ये। दोस्तों हमारे लिए करंट अफेयर का इस वीक में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू वेरी मच। बाकी वीडियो देखते हैं बाद में।